वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि खान एंड जेम्स की बुक से लिया गया है. X and Y Limited is desirous to purchase a business and has consulted you. And one point on which you are asked to advise them is the average amount of working capital. Average amount of working capital which will be required in the first year's working. You are given the following estimates and are instructed to add 10% to your computed figure to allow for contingencies. यानी अनसर्टन सिचुएशंस को मीट करने के लिए 10% आपने एक्स्ट्रा अमाउंट और भी ऐड करनी है. Particulars. Number one, average amount backed up for stocks. Stock of finished products, stock of stores and materials, 5,000 and 8,000. Average credit given. Inland sales 6 weeks credit, export sales 1.5 weeks credit. Amounts में दे दी गई. Average time lag in payments of wages and other outgoings. तो ये आप कितना टाइम ले रहे हैं अपने पेएबल्स को पे करने के लिए. यहाँ रिसीवेबल्स की बात थी, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेएबल. वेजेस के लिए, स्टॉक्स एंड मटेरियल्स के लिए, रेंट एंड रॉयल्टीज के लिए, क्लरिकल स्टाफ के लिए, मैनेजर्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. Payment in advance. Sundry expenses paid quarterly in advance. Undrawn profits on an average throughout the year 11,000. अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है. Set up your calculations for the average amount of working capital required. ठीक है, ये हमारे मेन जो है ना टास्क है. इसके लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे फर्दर ताकि हमें पता चल सके कि ये अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना है. तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं, इसको नाम हम दे देते हैं स्टेटमेंट टू डिटरमिन द नेट वर्किंग कैपिटल फॉर X and Y लिमिटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब वर्किंग कैपिटल का जैसे आपको पता है करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटीज होता है. तो हम पहला जो स्टेप लेंगे कैलकुलेशन के लिए वो है करंट एसेट्स. कितना रिक्वायर्ड होगा हमें फर्स्ट ईयर के लिए. ठीक है, अब ये देखें ना, तो रिक्वायर्ड क्या है, सेटअप योर कैलकुलेशन फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. और आप करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे मैं एक दफा फिर आपको रिपीट करा दूं. विच विल बी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ वर्किंग. पहले साल जो है ना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितना होगी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए. हम पूरे साल का एक एस्टिमेशन कर रहे हैं, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स देखेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की तरफ हमारा जो है मेन फोकस है. करंट एसेट्स. अब इसके लिए एवरेज अमाउंट बैक्ड अप फॉर स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए हमें 5,000 रखना है और स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड मटेरियल के लिए हमें कितना रखना है, 8,000. नंबर वन, the amount required for stock of finished products. Amount required for stock of finished product. For stock of finished goods या finished product. That is given as यहाँ rupees लिख लेते हैं 5,000. Then amount required for stock of stores. Amount required for stock of stores, that is 8,000. ठीक है जी. उसके बाद अब जैसा कि हमारे पास फिनिश्ड गुड्स और इन्वेंट्री यानी स्टोर्स एंड मटेरियल की बात होगी, अब रिसीवेबल्स हम बात करते हैं. नंबर 3, डेटर्स या रिसीवेबल, यानी उनमें हमारी अमाउंट जो है कितना फंसी रहेगी डेटर्स के पास, रिसीवेबल में कितना अटकी रहेगी अमाउंट. तो ऐसा समझ ये हमारी अमाउंट जितना इन्वेस्टेड होगी डेटर्स में, तो हमारी ये एक अपॉर्चुनिटी कास्ट क्रिएट होती है, क्योंकि अगर वो अमाउंट हम कहीं बैंक में डिपॉजिट करवा दें तो हमें रिटर्न मिलता है. तो इस वजह से हमें देखना होता है कि डेटर्स में हमारे अमाउंट कितना ब्लॉक रहेगी.
debtors and receivable. हेडिंग बना लेते हैं। अब इसमें दो तरह की है क्योंकि एक इनलैंड सेल्स है और दूसरी एक्सपोर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी ये 0.4 कर देते हैं, बल्कि नहीं 0.4 नहीं, क्योंकि वो थर्ड डेटर्स ही है इटसेल्फ। इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, इसे वैसे हाईलाइट कर लेता हूँ, इनलैंड सेल्स। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला यूज होते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ वर्किंग वन। यहाँ पे हम कर लेंगे वर्किंग वन। ठीक है, तो जो फार्मूला है वो आप देखिए, अमाउंट इन डेटर्स multiplied by average collection period, and divided by total number of days, weeks और months जो भी यहाँ पे गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें अमाउंट इन डेटर्स जो है इनलैंड सेल्स में वो हमारे पास कितना है, अमाउंट इन सेल्स 6 वीक्स क्रेडिट 3,12,000, 3,12,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड 6 वीक्स क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय, अब वीक्स हैं तो यहाँ नीचे भी वीक्स ही लिखेंगे, तो जो वीक्स फॉर द ईयर हैं वो कितना होते हैं 52। ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो डेटर्स के रिलेटेड, दैट इज 3,12,000 multiplied by 6 divided by 52, 36,000। इसको हम यहाँ लिख लेंगे कि 36,000 हमारी इन्वेस्टमेंट डेटर्स में रहेगी ऑन एवरेज। इसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स है, ये भी वर्किंग वन में ही आ जाएंगे। इसको लिख लेते हैं इनलैंड और इसको लिख लेते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में सेल्स है 78,000, फार्मूला वही होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो एक्सपोर्ट सेल्स लेती हैं 1.5 वीक्स है डिवाइडेड बाय टोटल वीक्स, 78,000 into 1.5 and divided by 52। ये हमारे पास 2250, 2250। ठीक है, ये हमारे डेटर्स की करंट एसेट्स होगी। फिर आप देखिए पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे एक पॉइंट है पेमेंट इन एडवांस, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी जिसे हम प्री पेड कहते हैं। तो ये भी बेसिकली हमारे क्या होता है करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं प्री पेड या एडवांस पेमेंट फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, अच्छा ये एडवांस कितना रहता है क्वार्टरली, तो फिर हम इसको किस तरह से करेंगे 8,000 into 1/4, तो साल के अंदर 4 क्वार्टर। ये अमाउंट हमारी करंट एसेट्स में नॉर्मली रहती है 2,000। ठीक है, तो ये हमारे टोटल यानी जितनी भी हमने ये बातें कर ली हैं, अगर आप यहाँ से एरिया देखें 1 से लेके यहाँ तक और इधर से ये करंट एसेट्स की बात। अब यहाँ से जितनी भी बातें ये पेमेंट्स के लिए, यानी ये हमारे पास करंट एसेट्स की बातें थी, यहाँ करंट लायबिलिटीज की बातें। तो अब हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि टोटल हमें इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड होगी करंट एसेट्स में वो कितना होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ये हमारी अमाउंट बन जाएगी 53,250।
ठीक है, इसको सिंगल अगर आप अंडरलाइन कर लें तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट करेंगे सेक्शन बी, करंट लायबिलिटीज का। पार्ट बी, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज में अगर आप देखें, वेजेस हैं 1.5 वीक्स में आप उसका उधार रखते हैं। वेजेस की कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग 2 कर लेते हैं और सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेजेस। ठीक है, ये है जी हमारे पास सेम फार्मूला हमारे पास वेजेस के लिए, अमाउंट इन वेजेस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो हम पेमेंट का टाइम लैग लिखे हैं, डिवाइडेड बाय जो भी टोटल टाइम, इस फॉर्म में, that is 2,60,000 into 1.5 and 52 weeks। अगर आप वेजेस को थोड़ा एस्टिमेट करें, ये देखिए 1.5 वीक्स, कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 7,500। वेजेस में आपकी जो अमाउंट है आपको बेनिफिट मिलेगा 7,500। उसके बाद है हमारे पास, अगर देखें स्टॉक्स एंड मटेरियल्स की जो पेमेंट है 1.5 मंथ्स लगते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लिख लेंगे स्टॉक्स एंड मटेरियल्स की जो पेएबल है, स्टॉक्स एंड मटेरियल के रिलेटेड जो पेएबल्स हैं, इनका वर्कआउट कर लेते हैं जी। स्टॉक्स एंड मटेरियल, तो ये बाय द वे अगर आप ये कैलकुलेशन इसके अंदर यहाँ पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक दिस कि 48,000 इसकी अमाउंट है। अब इसका जो वीक है या मंथ्स है वो देख लेते हैं। ये ले रहा है जी हमारे पास 1.5 मंथ्स, तो 1.5 मंथ्स है तो टोटल मंथ्स कितना है हमारे पास, 12 मंथ्स। आप भी कर सकते हैं वर्किंग अलग करने की बजाय, 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 12, इट बिकम्स 6,000। ये आपके पास आ गया 6,000। उसके बाद है जी रेंट एंड रॉयल्टीज 6 मंथ्स और अमाउंट है 10,000। रॉयल्टी 10,000 into 6 month out of 12 months, ये टोटल बन जाएगा आपका 5,000 जब आप इसे सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट टाइम क्लरिकल स्टॉक 0.5 मंथ 62,000। 62,000 0.5 मंथ्स, नीचे भी 12 मंथ्स, 62,000 into 0.5 and divided by 12, ये बन जाएगा जी 2, 5 and 8। इसको राउंड करके 2600। ओके, उसके बाद हमारे पास है जी मैनेजर, वो भी 0.5 मंथ और ये है 4,800। 4,060, okay, sorry, 4,800 and 0.5 out of 12 months, 12, it becomes 200। उसके बाद है जी हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, उनको भी देख लें। 1.5 months 48,000 divided by 12,
48,000 into 1.5 and divided by 12, तो ये आपके पास बन जाएगा 1.5 मंथ्स है हमारे पास 48,000 कैलकुलेशन से देखिए बाकी से 48,000 by 12, तो ये बन जाएगा आपके पास 6,000। ठीक है, अब आप इनका टोटल करें, देखिए आपके पास जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ये भी हो गया, तो लायबिलिटीज पूरी। ठीक है, अनड्रॉन प्रॉफिट्स ऑन द एवरेज ये 11,000, ये इसका कोई लायबिलिटी नहीं है। अनड्रॉन आपका प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट जो विथड्रॉ नहीं है। तो हमने क्योंकि करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को देखना है, तो यहाँ पर आप लिखें टोटल एस्टिमेट ऑफ करंट लायबिलिटीज, टोटल एस्टिमेट ऑफ करंट लायबिलिटीज इसका टोटल करें, सिंगल अंडरलाइन कर लें, ये आपके पास बन जाएगा 27,300, 27,300। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल, और इसका फार्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स का टोटल है हमारे पास 53,250 और करंट लायबिलिटीज है 27,300। ये आपके पास आंसर आ रहा है 25,950। ठीक है जी, इसमें अब क्या करना है, उन्होंने हमें एक यहाँ पे ऑप्शन दिया था कि ये वाला, you are given the following estimates and are instructed to add 10% to your computed figure to allow for contingency। अब यहाँ तक हमारे पास हमारा एस्टिमेट एक बन गया कि इन द फर्स्ट ईयर we will require overall net working capital the amount 25,950, ये एस्टिमेट है। तो हम इसमें ऐड करते हैं कॉन्टीजेंसीज, कुछ और भी इसमें ऐड कर लें, ये ना हो कि हम इसके पूरा ना कर सकें। ठीक है, 10% फॉर कॉन्टीजेंसीज अनसर्टेन सिचुएशंस के लिए, इसी अमाउंट का 10% ले लेंगे, ये कितना होगा 2595, इसका 10% ले लेंगे, ये ऐड होगा। अब हमारे पास जो फिगर आ जाएगा वो +2595, तो ये बन जाएगा 28,545, इसको हम नाम देंगे एवरेज अमाउंट required for working capital। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन के अंदर पेपर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर तरह से तैयार रहना होता है। नॉर्मली ये चीज़ें आ जाती हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन फिर भी ये आपको आना चाहिए। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन मौजूद हैं बुक्स के अंदर, तो वैन हम का भी देख लेंगे कि उसमें मेरे ख्याल में इस तरह का तो कोई ऐसा क्वेश्चन मौजूद नहीं है, पर हम देख लेंगे कि उसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन मौजूद है। विश यू गुड लक।